नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है मनीषा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। कनाडा में एक मामले से जुड़ी जांच के दायरे में भारतीय उच्चायुक्त समेत अन्य भारतीय राजनयिकों को शामिल करने के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने दर्ज की कड़ी आपत्ति। कहा, कई बार मांगने के बाद भी कनाडा ने नहीं दिए सबूत। कनाडा के पीएम ट्रूडो का भारत विरोधी रवैया जग जाहिर। जल जीवन मिशन में अनियमितता को लेकर झारखंड में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के घर, उनके करीबियों, आईएएस सहित कई अन्य के 20 ठिकानों पर ईडी की रेड। मंत्री के भाई विनय ठाकुर, निजी सचिव हरेंद्र सिंह के घर सहित कई विभागीय इंजीनियर्स के यहां छापेमारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में फिर भड़की हिंसा। दंगाइयों ने कई वाहनों को किया आग के हवाले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से की बात। उपद्रवियों को सड़कों पर दौड़ाते नजर आए एसटीएफ मुखिया। एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद की गई। पुणे से मुंबई क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा शुभम लोणकर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के दोनों गिरफ्तार आरोपियों को शुभम ने पुणे में दी थी शरण। (2024) के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा। डैरन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया जाएगा नोबेल पुरस्कार। संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव शोध के लिए दिया गया नोबेल। कनाडा में एक मामले से जुड़ी जांच के दायरे में भारतीय उच्चायुक्त समेत अन्य भारतीय राजनयिकों को शामिल करने के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कई बार सबूत मांगने के बाद भी कनाडा ने नहीं दिए सबूत और कनाडा के पीएम ट्रूडो का भारत विरोधी रवैया जग जाहिर है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ई-माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप V2.0 का उद्घाटन किया। मंत्रालय ने ECR यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड देशों में नौकरी चाहने वालों के कल्याण और बेहतर जानकारी के लिए ई-माइग्रेट 2.0 लॉन्च किया। वर्ष 2014 में ई-माइग्रेट पोर्टल को लॉन्च किया गया था। पोर्टल पर 2.81 लाख नियोक्ता पंजीकृत हैं। ये पोर्टल भारतीय श्रमिकों के विदेशों में जाकर रहने और काम करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने में काफ़ी मददगार रहा है। भारत की 21 देशों के साथ प्रवासन साझेदारी है, जिसका लाभ श्रमिकों को मिल रहा है। उद्घाटन के बाद संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में काम करने वाले मजदूरों के हित में इस पोर्टल को मील का पत्थर बताया। The launch of e-migrate portal V2.0 is a testament to our continuing efforts to create a safer, more transparent and inclusive mobility for Indian labor and marks a significant milestone in our efforts to safeguard the welfare and interests of our citizens. This is important because it also aligns with Goal 10 of the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals, which promotes facilitation of orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people. यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम सोमवार को नई दिल्ली में द्विपक्षीय व्यापार, सेमीकंडक्टर निवेश, एआई और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने के लिए अपने वार्षिक इंडिया लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी कर रहा है। प्रारंभिक सत्र में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लिक्विडाइन के सीईओ रयान रोस्लेंस्की शामिल हुए। कार्यक्रम में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनईपी के 4 साल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि डिग्री से ज़्यादा कौशल ज़रूरी है
हमें पूरी आबादी को कौशल शिक्षा प्रदान करना होगा। उन्होंने भाषा पर बात करते हुए कहा कि भाषा कोई रुकावट नहीं पैदा करती है। Thinking will come from the more understanding in the mother tongue. In India, the difficult time, my economic growth rate is around 7 and 8% of GDP. Language has no barrier. There are 22 scheduled languages in India. NEP is giving importance to all the 22 languages. 500 million workforce. That means Indian economy, Indians' job profile, India's communication, primarily on the internet. Mobile telephone was meant for talking, for communication, for the verbal communication. Now mobile phone is meant for data exchange. नई दिल्ली में CII का 12वां बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। फ्यूलिंग द फ्यूचर सिक्योरिंग इंडियाज ग्रीन ग्रोथ गोल्स थीम पर आधारित इस सम्मेलन में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हिस्सा लिया। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बायो एनर्जी के उत्पादन से पेट्रोल और डीजल के आयात में कमी आएगी। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि पेट्रोल और डीजल के आयात पर 20 लाख करोड़ रुपए का खर्च आता है। साथ ही बायो एनर्जी के उपयोग से अन्नदाता किसान ईंधन दाता बन पाएंगे और उन्हें सालाना अच्छी आमद भी होगी। बायोफ्यूल का उपयोग करके हमारे देश के एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को भी बढ़ा सकते हैं और किसानों को भी समृद्ध संपन्न कर सकते हैं। अभी जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल हम शुगर केन जूस से बनाते हैं, बाद में बी हेवी मोलाइसिस जो है 7% जो आता है उससे बनाते हैं और उसके बाद फूड ग्रेन से भी बना सकते हैं, ब्रोकन राइस से, कॉर्न से भी बना रहे हैं। अब इसके साथ नुमालीगढ़ में हमारे यहाँ बाम्बू से इथेनॉल बना है, तो नेचुरली वो इकोनॉमिकली वायबल है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में 12वें CII बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीते 3 वर्षों में बायो एनर्जी की कहीं भी कमी नहीं हुई है। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी कई अच्छी खबर है। पहले बायोफ्यूल का उत्पादन बहुत मामूली होता था, लेकिन 2014 में पूरा इकोसिस्टम बदल दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2018 तक आते आते प्रधानमंत्री मोदी ने बायोफ्यूल पर काफी ध्यान दिया। भारत को अंतर्राष्ट्रीय बायोफ्यूल सहयोग का भी लाभ मिला है। और इस बीच केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने सितंबर महीने में सौर और पवन ऊर्जा के नेतृत्व में अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 200 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 2,01,458 मेगावाट के करीब पहुंच गया है, जिसमें 90,762 मेगावाट सौर और 47,363 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन शामिल है। वहीं देश की कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता अब कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 46.3% है। आंकड़ों के मुताबिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक शीर्ष 4 राज्यों में शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक देश में 2014 से नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन में 86% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है, जो 193.5 बिलियन यूनिट से बढ़कर 360 बिलियन यूनिट हो गई है। भारत हरित शिपिंग क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है और इसका लक्ष्य 2030 तक शीर्ष 10 जहाज निर्माण देशों में और 2047 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल होना है। भारत एकमात्र G20 देश है जिसने G20 देशों में सबसे कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन होने के बावजूद अपने जलवायु लक्ष्यों को समय से पहले पूरा किया है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक भारत के पास 2023 में 44.7 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता थी, जो विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर थी।
देश ने 2023 में 2.8 गीगावाट पवन क्षमता जोड़ी, जो 5 साल की धीमी वृद्धि के बाद उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। यूपी डायस्पोरा ने दुबई में निवेशकों को उत्तर प्रदेश की विकास गाथा सुनाई। यूपी डायस्पोरा फोरम ने यूपी मूल के अनिवासियों के साथ इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया। राज्य सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। दुबई के इंडिया क्लब में इन्वेस्ट यूपी और यूपीडीएफ डायस्पोरा के निवेशकों ने कई क्षेत्रों में रुचि दिखाई है। इस दौरान प्रवासी निवेशकों ने पीएम मोदी और सीएम योगी मॉडल की जमकर तारीफ की। यूपी की विकास गाथा सुन यूपी डायस्पोरा हाल में थैंक यू मोदी और थैंक यू योगी शब्द से गूंज उठा। खबर यूपी के बहराइच से, जहां पर फिर हिंसा भड़की है। दंगाइयों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। 30 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर पहुंचे हैं। हिंसा प्रभावित इलाके महसी और महाराजगंज में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आज सुबह महसी से महाराजगंज के बीच 3 किलोमीटर परिक्षेत्र में भयंकर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। डीएम, एसपी सहित मंडलायुक्त आदि सहित 6 फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर 1 किलोमीटर पहले से ही महसी में जाने से रोक दी गई। दरअसल आज सुबह जैसे ही वहां पर हिंसा की खबरें आईं, फौरन सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से बात करके ताज़ा अपडेट लिया और कहा कि सीएम योगी ने डीजीपी को ज़रूरत पड़ने पर लखनऊ से सीनियर अधिकारियों को बहराइच भेजने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर विधायक के मनाने पर मृतक रामगोपाल मिश्र के परिजन अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को ले गए। कल की घटना के बाद महासी चौकी इंचार्ज और हरदी थाने के प्रभारी हटाए जा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारी को निर्देशित किया है कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें। विसर्जन के दौरान हुए बवाल में 2 लोगों की गोली मार उनको लगी थी, 2 लोगों को, जिसमें 20 वर्षीय रामगोपाल की मौत हो गई थी, जबकि 30 वर्षीय राजन घायल हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा को लेकर योगी सरकार सख्त रुख अपना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में बिगड़ते हालात को देखते हुए एडीजी और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को घटनास्थल पर तुरंत जाने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में अमिताभ यश ने उपद्रवियों पर कार्रवाई की, जिसके बाद एसटीएफ चीफ का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एसटीएफ मुखिया पुलिस फोर्स के साथ बहराइच की सड़कों पर उपद्रवियों को दौड़ाते हुए नजर आए। ताज़ा हालातों को देखते हुए बहराइच में फिलहाल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। अगले निर्देश तक इन सेवाओं पर रोक रहेगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह।
ब्रेक के बाद स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन में हिंसा मामले की विहिप के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कड़ी निंदा की। इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने हिंदुओं के त्योहारों पर लगातार हो रही हिंसा पर सवाल उठाया। इसके साथ ही आत्मनिरीक्षण करने पर जोर दिया। बहराइच में दुर्गा विसर्जन के पावन जुलूस पर जिहादियों के द्वारा जिस प्रकार से हमला किया गया और जुलूस में शामिल एक व्यक्ति को पकड़कर मस्जिद में खींचा गया और उसको यातना दे देकर मार दिया गया और बाद में गोली भी मार दी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू समाज के लिए चुनौती है और मुस्लिम समाज के लिए आत्मनिरीक्षण करने का अवसर है। हमारे त्योहार पर भी हमले और अपने त्योहार पर भी हमले हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। सब लोगों को आत्मविश्लेषण करके अपने जवानों पर नियंत्रण करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार ने कर्नाटक सरकार को 5 एकड़ जमीन लौटाने का फैसला किया है, जिसके बाद से वो परिवार समेत सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं। ये 5 एकड़ जमीन खड़गे के बेटे राहुल एम खड़गे को कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से बेंगलुरु के हाईटेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क में हार्डवेयर सेक्टर में दी गई थी। बीजेपी कह रही है कि आवंटित की गई भूमि लौटाना खुद के द्वारा की गई गड़बड़ियों को स्वीकार करने जैसा है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है और उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा विंडिकेशन है। ये हमारी बातों पर एक मुहर लगी है। हम पहले से कहते आ रहे थे कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की दुकान, और मूडा स्कैम में जैसे भ्रष्टाचार करने के बाद 5,000 करोड़ का घोटाला करने के बाद सिद्धरमैया जी अक्यूज नंबर 1 बने और फिर उनकी पत्नी ने लैंड रिटर्न करने की चेष्टा की, वैसे ही खड़गे फैमिली ने, जिसने कि एरोस्पेस पार्क की लैंड हड़पी थी जो एससी समाज के लिए, गरीब एंटरप्रेन्योर्स के लिए था, उनकी लैंड हड़पी थी। अब वो कह रहे हैं हमारी लैंड वापस ले लो। लैंड वापस देने से कुछ नहीं होगा। भ्रष्टाचार किया उसका चुकाना पड़ेगा। क्राइम कम नहीं होगा इससे। आपको तो जवाब इसका देना ही पड़ेगा। पर हाँ, एडमिशन ऑफ गिल्ट, मतलब कि मैंने गुनाह किया है, ये आज सिद्ध हो गया मूडा स्कैम में भी और यहाँ पर भी। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट पर आक्षेप लगाने के बाद आवंटित भूमि को लौटाने के निर्णय को सत्ता का दुरुपयोग बताया। अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने गंभीर रूप से उनके ट्रस्ट और उनके परिवार के द्वारा संचालित ट्रस्ट पर आक्षेप लगने के बाद आवंटित भूमि को लौटाने का जो निर्णय लिया है, ये इससे पूर्व कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धरमैया जी ने यही किया था। यह स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित करता है और यह एक प्रकार से स्वीकारोक्ति है कि सत्ता का दुरुपयोग करके भूमि को हड़पने का कार्य कर्नाटक में कांग्रेस में सर्वोच्च स्तर पर हो रहा था। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि आपकी मोहब्बत की दुकान अवैध संपत्ति के रूप में कैसे तब्दील हो गई। राहुल गांधी जी से साफ सवाल है कि आपकी मोहब्बत की दुकान ये इलीगल प्रॉपर्टी डीलर की दुकान में कैसे तब्दील हो गई मेरे भाई। अभी तक तो उसमें नफरती सामान मिलते थे, जहर बुझे सामान मिलते थे, अब ये इलीगल प्रॉपर्टी की दुकान भी हो गई। इसलिए हमारा साफ मानना है कि कांग्रेस पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है और जमीनों के घोटाले में कुछ ऐसी कांग्रेस को जमीन से लगाव है कि जहां जहां सत्ता में आती है, हरियाणा हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, जमीन के साथ इनका विवाद जरूर जुड़ जाता है।
भाजपा प्रवक्ता ने विनोबा भावे द्वारा किए गए आंदोलन की सराहना की। वहीं उनका कहना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विचारों से प्रेरित कांग्रेस ने भू हड़प आंदोलन चलाया। एक वो कांग्रेस पार्टी थी जो महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित थी और आचार्य विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया था। आज राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के विचारों से प्रेरित ये कांग्रेस पार्टी है जो भू हड़प आंदोलन चला रही है। तो ये कांग्रेस का नैतिक पतन है, भूदान से लेके भू हड़प तक। किसान नेता गुरुनाम सिंह चढ़ूनी का बयान सामने आने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। दरअसल चढ़ूनी ने कहा था कि हमने हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया, लेकिन वहां सरकार नहीं बन सकी। इस पर यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सबको पता है कि किसने अपने फायदे के लिए किसानों का इस्तेमाल किया। आंदोलन के समय किस दल की क्या भूमिका थी, ये भी सबको पता है। आंदोलनकारियों के पीछे कौन लोग थे, ये भी सब जानते हैं। और अब तो वो लोग खुद ही बता रहे हैं कि वो किसके लिए काम कर रहे थे। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस का एजेंडा ही देश में अराजकता का माहौल पैदा करना है। जब हम कह हरियाणा में चुनाव हो रहे थे उससे पहले किसान बड़ा आंदोलन कर रहे थे। पहले भी किसानों ने आंदोलन किया। अब किसान नेता चढ़ूनी, जिनको कुल 1100 वोट नहीं मिले चुनाव में, वो कह रहे कि हम तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे थे। क्या एक सांठगांठ अब सामने आ गई पूरी तरह खुलकर? अब कांग्रेस को बताना चाहिए कि क्या वो इस्तेमाल कर रहे थे किसानों का। आंदोलन के समय किस दल की क्या भूमिका थी और आंदोलनकारी कौन थे, उनके पीछे कौन खड़े थे, ये सब चीज़ें जग जाहिर है। और ये कांग्रेस का एजेंडा है, देश को अनिश्चितता का वातावरण पैदा करके देश में समाजी, जाति, भाषा के नाम पर टकराव पैदा करना और समाज को अलग अलग ग्रुपों में, खंडों खंडों में विभाजित करके देश को कमज़ोर करने का षड्यंत्र हमेशा कांग्रेस पार्टी करती रही। और इस आंदोलन के पीछे कौन लोग थे, जो लोग थे उनके बयान भी आ रहे हैं। जो लोग लीड कर रहे थे वो बता रहे हैं अपने कि हम किसके लिए काम कर रहे थे, किस दल के लिए काम कर रहे थे। तो इन सारे कृत्यों को कांग्रेस की पूरा देश जानता है। झारखंड में एक बार फिर ईडी ने भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी ने रांची में आज सुबह कई स्थानों पर एक साथ दबिश दी है। बताया जा रहा है कि मामला जल जीवन मिशन में अनियमितता से जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसंधान के सिलसिले में ईडी छापेमारी कर रही है। ईडी की ये छापेमारी रांची के रातू और मोरहाबादी इलाके में चल रही है। चाईबासा में भी छापेमारी की खबर है। ईडी रांची और चाईबासा में 20 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आईएएस मनीष रंजन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस हरेंद्र सिंह और मंत्री के भाई विनय ठाकुर समेत कई विभागीय इंजीनियर्स से जुड़े ठिकानों पर दबिश की सूचना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुजाहिद म्यूजियम का भी दौरा किया। इस यात्रा से भारत और अल्जीरिया के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को और मजबूती मिलेगी। 2024 के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। डेरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को ये नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इन लोगों को इस बात के अध्ययन के लिए कि संस्थाएं किस प्रकार बनती हैं और समृद्धि को प्रभावित करती हैं के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और जल जीवन मिशन में गड़बड़ी आखिर क्या है, ये पूरा मामला झारखंड में जिस तरह से ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, उसका थोड़ा बैकग्राउंड यहां हम आपको समझा दें कि दरअसल हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर पेयजल स्वच्छता मंत्री थे। उनके कार्यकाल के दौरान इस मिशन की आड़ में पहली बार वर्ष 2019 में 1 करोड़ 32 लाख, वर्ष 2022 में 6 करोड़ और जून 2023 में 14 करोड़ रुपए ट्रेजरी से निकाले गए। ये पैसे एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक
और बैंक ऑफ इंडिया में 15 से अधिक खातों में जमा किए गए। ये खेल लगातार चल रहा था। तभी पिछले साल जून में चंद्रशेखर वहां कार्यपालक अभियंता पद पर आए। इस अधिकारी के हस्ताक्षर से भी 60 करोड़ का चेक ट्रेजरी में जमा कर दिया गया था। 14 करोड़ की निकासी भी हो गई थी। जांच के लिए मामला विभाग में आया तो इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश हुआ और इसी सिलसिले में आज सुबह से झारखंड के विभिन्न ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इन विशेष समाचारों में इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।